नमस्कार दोस्तों, मॉक टेस्ट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने IC38 का नया प्लेलिस्ट जो है चालू किया था, जिसमें हम लोगों ने सवालों और जवाबों को हिंदी में कवर किया था। तो ख़ास तौर से ये जो प्लेलिस्ट है उन लोगों के लिए है जो कि IC38 का एग्ज़ाम जो है हिंदी में देना चाहते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी LIC AO का भी एग्ज़ाम आने वाला है। उसमें भी ये जो IC38 का जो प्लेलिस्ट है, इसमें जो हम लोग टॉपिक्स डिस्कस करते हैं, सवाल डिस्कस करते हैं, ये सभी चीज़ें जो है आपके LIC AO के जो एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, आप लोग की रिक्वेस्ट आ रही थी कि इस प्लेलिस्ट में मैं और भी वीडियोस ऐड करूं। तो आज भले ही मेरी तबीयत थोड़ी डाउन है, बट फिर भी मैं जो है आप लोगों के लिए ये वीडियो लाया हूं। और मैं चाहता हूं कि और भी जो मैं 4 से 5 वीडियोस इसी हफ्ते इस प्लेलिस्ट में ऐड करूं। चाहिए तो बस आप लोगों का सपोर्ट। मैं चाहता हूं कि हर वो व्यक्ति जो इस वीडियो को आज देख रहा है, उसको अगर ये वीडियो में बताया हुआ कंटेंट ज़रा भी काम आता है तो इस वीडियो पे लाइक करे, चैनल को सब्सक्राइब करे और कमेंट में कुछ भी लिख दे। अब मैं कह रहा हूँ कुछ भी लिख दे इसलिए क्योंकि यूट्यूब एल्गोरिदम किस तरह से काम करता है कि अगर आप जितना लाइक करते हैं, जितना कमेंट करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, उस तरह से जो है उस वीडियो का रीच जो है बढ़ता है। तो जितना ज़्यादा रीच मिलेगा उतने ज़्यादा स्टूडेंट जो हैं इस वीडियो को एक्सेस कर पाएंगे और इस एग्ज़ाम को पहले अटेम्प्ट में ही पास कर पाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। इस चैनल में ही वो सभी प्लेलिस्ट आप लोग को मिल जाएंगे जो कि आपको इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए काफ़ी रहेगा। चैप्टर एक्सप्लेनेशन की वीडियोस हैं जिसका जो है प्लेलिस्ट मैंने दे रखा है। मॉक टेस्ट वीडियोस हैं जो कि अगर आप इंग्लिश में दे रहे हैं तो वो ऑलरेडी रिलीज हैं। वहीं पे हिंदी वाले जो हैं उसको जो है हम लोग इस हफ्ते में ही कवर कर लेंगे। वो सभी क्वेश्चंस आंसर्स आपको मिल जाएंगे जो कि लगातार एग्जाम में रिपीट हुए हैं। तो दोस्तों, आपकी एग्ज़ाम प्रिपरेशन को आप स्ट्रॉन्ग रखिए। इन सभी प्लेलिस्ट को आप शुरुआत से लेके एंड तक देखें। ऐसा ना करें कि हमने जो है स्टार्टिंग के कुछ वीडियोस देख लिए फिर बाकी चैनल के वीडियोस देख लिए। इससे क्या होगा कि आपका जो है संपूर्णता नहीं मिलेगी, आपको एक कंप्लीटनेस वाली फीलिंग नहीं आएगी कि आपने जो है, एक होता है ना कि आप जब एग्ज़ाम देने जाते हैं तो एक किताब को अगर शुरुआत से लेके एंड तक पढ़ते हैं तो आप जो है कॉन्फिडेंट होकर देने चाहते हैं। वहीं पे अगर आपने शुरुआत के कुछ चैप्टर्स पढ़ लिए, कुछ नहीं पढ़े, तो फिर आप भी थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हैं। तो दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि आप ये सभी प्लेलिस्ट को जो है हर एक वीडियोस को अच्छे से ध्यान से पढ़ें। और मैं जानता हूँ कि अगर आप ऐसा करेंगे ना तो इस एग्ज़ाम को काफ़ी आसानी से पास कर जाएंगे। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दबाव का उदाहरण है? एक, रमेश एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करता है जिसकी बारीकियों की उसे जानकारी नहीं है। दो, रमेश महेश को धमकी देता है कि यदि उसके अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं किए तो वो उसे मार डालेगा। तीन, रमेश अपनी प्रोफेशनल वरिष्ठता पद का प्रयोग करते हुए महेश से अनुबंध पर हस्ताक्षर करा लेता है। चार, रमेश गलत जानकारी देते हुए एक अनुबंध पर महेश की हस्ताक्षर करवा लेता है। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन दो। रमेश महेश को धमकी देता है कि यदि उसने अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं किए तो वो उसे मार डालेगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। इनमें से किसे बीमा दावा प्रक्रिया में प्राथमिक हितधारक माना जाता है? कि अगर कोई बीमा की दावा की जाती है तो उसमें सबसे बड़ा बेनिफिशियरी यानी कि प्राथमिक हितधारक कौन होता है? ऑप्शन है एक, ग्राहक। दो, मालिक। तीन, बीमा लेखक। चार, बीमा एजेंट। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब है वो है ग्राहक, यानी कि जो व्यक्ति बीमा लेता है वही सबसे प्राथमिक हितधारक माना जाता है। दूसरे सवाल पे चलते हैं। गिरीश सक्सेना के बीमा दावा के बीमा कंपनी द्वारा इनकार कर दिया जाता है। इनकार के मामले में बीमा कंपनी को प्रस्तुत करने के अलावा गिरीश सक्सेना के पास अब कौन से विकल्प उपलब्ध हैं? ऑप्शन दिया है यहाँ पे। एक, सरकार से संपर्क करना। दो, वैधानिक प्राधिकरणों से संपर्क करना। तीन, बीमा एजेंट से संपर्क करना। चार, मामलों को इनकार करने पर कुछ भी नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब है वो होता है वैधानिक प्राधिकरणों से संपर्क करना। वैधानिक प्राधिकरण यानी कि गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ होती हैं। जैसे IRDA की भी एक बॉडी है, इनका एक जो है वेबसाइट है जहाँ पे जाके जो है आप अपनी ग्रीवेंस या कंप्लेंट को रेज कर सकते हैं अगर इंश्योरेंस कंपनी जो है आपके पैसे या इंश्योरेंस क्लेम को देने से मना कर देती है तो। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। राजीव मेहता द्वारा प्रस्तुत एक स्वास्थ्य बीमा दावे की जांच के दौरान बीमा कंपनी को पता चलता है कि राजीव मेहता के बजाय उसके भाई राजेश मेहता को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। राजीव मेहता की पॉलिसी एक फैमिली फ्लोटर योजना नहीं है। यह डैश धोखाधड़ी का एक उदाहरण है। तो दोस्तों, जब भी हम लोग अपनी अगर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो उसमें एक ऑप्शन रहता है कि हम फैमिली फ्लोटर प्लान ले लें। फैमिली फ्लोटर में होता यह है कि ना केवल हमारे हॉस्पिटलाइजेशन को कवर किया जाएगा बल्कि परिवार के जो अन्य सदस्य हैं उनका भी जो है हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा भी इसमें जो है निकल आता है।
बट यहाँ पे हुआ ये नहीं है। यहाँ पे राजीव मेहता ने जो है अपनी इंडिविजुअल जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है उसके यूज़ करते हुए, या फिर एक तरह से कह सकते हैं मिसयूज़ करते हुए, अपने भाई का जो है इलाज का खर्चा भी उसी से निकलवा दिया। तो ये कौन से धोखाधड़ी का उदाहरण है? ऑप्शन दिया है, 1 प्रतिरूपण, 2 नकली दस्तावेज बनाना, 3 खर्च को बढ़ा चढ़ाकर बताना, 4 आउट पेशेंट उपचार को इन पेशेंट अस्पताल में भर्ती होने में परिवर्तन करना। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है प्रतिरूपण। प्रतिरूपण या फिर इम्पर्सनेशन, जहाँ पे अगर हम जो है अपना काम करवा रहे हैं किसी और के नाम पे। कि ऐसा होता है ना कि जब हम लोग किसी एग्ज़ाम में दे रहे होते हैं, कई बार हम लोग को ऐसे न्यूज़ में सुनने को मिलता है कि एग्ज़ाम देना किसी और को था, बट उसने जो है किसी और कैंडिडेट को बैठा के जो है एग्ज़ाम दिलवा दिया। तो ये जो होता है प्रतिरूपण या फिर इम्पर्सनेशन होता है, जो कि एक धोखाधड़ी होती है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कोड बीमारी को इलाज करने की प्रक्रिया को दर्शाता है? ऑप्शन दिया है यहाँ पे, 1 ICD, 2 DCI, 3 CPT, 4 PCT। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है CPT। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। एक अस्पताल में भर्ती होने के खर्चों की पॉलिसी के संबंध में नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है? ऑप्शन दिया है यहाँ पे, 1 केवल अस्पताल में भर्ती होने के खर्चों को कवर किया जाता है, 2 अस्पताल में भर्ती होने के साथ साथ अस्पताल में भर्ती करने से पहले और उनके बाद के खर्चों को कवर किया जाता है, 3 अस्पताल में भर्ती होने के साथ साथ अस्पताल में भर्ती करने से पहले बाद के खर्चों को कवर किया जाता है और बीमा धारक की मृत्यु होने की स्थिति में परिवार के सदस्यों को एकमुश्त राशि प्रदान की जाती है, 4 अस्पताल में भर्ती होने के खर्चों के पहले वर्ष को कवर किया जाता है और अस्पताल में भर्ती करने के पहले और बाद के खर्चों को दूसरे वर्ष में कवर किया जाता है, अगर पहला वर्ष दावा मुक्त रहता है तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 2 कि अस्पताल में भर्ती करने होने के साथ साथ भर्ती में पहले और बाद के खर्चों को भी यहाँ पे कवर किया जाता है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। स्वास्थ्य बीमा में उपलब्ध कैशलेस सेवा के संबंध में नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है? कई जगह आप जो है हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में खासतौर से देखेंगे कि यहाँ पे जो है कैशलेस सेवा का जो है मेंशन किया जाता है। तो उसका क्या मतलब होता है? ऑप्शन है, यह इलेक्ट्रॉनिक भुगतानों को बढ़ावा देने के लिए बीमा कंपनी द्वारा शुरू की गई एक पर्यावरण अनुकूल गो ग्रीन पहल है, ताकि प्रत्यक्ष नकद नोटों को प्रसार को कम किया जा सके और पेड़ों को बचाया जा सके। 2 बीमा धारक को निःशुल्क सेवा प्रदान की जाती है और कोई नकद भुगतान नहीं किया जाता, क्योंकि सरकार द्वारा एक विशेष योजना के तहत बीमा कंपनी को भुगतान किया जाता है। 3 बीमित व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले भुगतान केवल इंटरनेट बैंकिंग या कार्ड के माध्यम से होने के कारण, क्योंकि बीमा कंपनी द्वारा नकद राशि को स्वीकार नहीं किया जाता है। 4 बीमा धारक भुगतान नहीं करते हैं, बीमा कंपनी अस्पताल में सीधे बिल को निपटारा करती है। तो दोस्तों यहाँ पे आप समझिए कि जहाँ पे भी कैशलेस सेवा का मेंशन हो तो उसमें होता ये है कि जो पेशेंट होता है उससे पैसे नहीं लिए जाते, डायरेक्टली जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है या हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है इस केस में, वो जो है बिल को पे कर देती है। तो ऑप्शन 4 इसमें करेक्ट है, बीमा धारक भुगतान नहीं करता है बल्कि बीमा कंपनी अस्पताल के साथ सीधे बिल को जो है निपटारा कर देती है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। स्वास्थ्य बीमा के अस्पताल के संबंध में PPN का सही पूर्ण रूप क्या है? कि PPN का फुल फॉर्म यहाँ पे पूछा गया है। 1 पब्लिक प्रिफर्ड नेटवर्क, 2 प्रिफर्ड प्रोवाइडर नेटवर्क, 3 पब्लिक प्राइवेट नेटवर्क, 4 प्रोवाइडर प्रोफेशनल नेटवर्क। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 2 प्रिफर्ड प्रोवाइडर नेटवर्क। अब ये प्रिफर्ड प्रोवाइडर नेटवर्क क्या होता है? आप देखेंगे दोस्तों कि ऐसे बहुत सारे हॉस्पिटल्स होते हैं हर एक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के साथ जिनका टाई अप होता है। तो अगर कोई भी बीमारी होती है तो हमें कहा जाता है कि आप उसी जो हॉस्पिटल्स जो कि आपकी सिटी में मौजूद हैं, जिनका टाई अप है आपके हेल्थ इंश्योरेंस प्लान के साथ, वहाँ पे जाके जो है उपचार कराएं। तो उन कंपनीज या फिर उन हॉस्पिटल्स को जो है हम लोग प्रेफर्ड प्रोवाइडर नेटवर्क या फिर PPN के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नीचे दिए गया कौन सा कथन गलत है, ये पहचानना है हमें। ऑप्शन दिया है, 1 नियोक्ता अपने कर्मचारियों के लिए एक समूह पॉलिसी ले सकता है, 2 एक बैंक अपने ग्राहकों के लिए समूह पॉलिसी ले सकता है, 3 एक दुकानदार अपने ग्राहकों के लिए एक समूह पॉलिसी ले सकता है, 4 नियोक्ता अपने कर्मचारियों के लिए ली गई एक समूह पॉलिसी को कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों को भी शामिल करने को बढ़ाया जा सकता है,
तो दोस्तों यहाँ पे बात की गई है समूह पॉलिसी या फिर ग्रुप इंश्योरेंस की। तो ग्रुप इंश्योरेंस के बारे में अगर आप देखें तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपको गलत लगता है? तो जाहिर सी बात है कि जो तीसरा स्टेटमेंट है वो गलत है कि एक दुकानदार अपने ग्राहकों के लिए समूह पॉलिसी ले सकता है। बिल्कुल नहीं ले सकता, क्योंकि आप देखें कि बाकी जितने भी यहाँ पे उदाहरण दिए हुए हैं, यहाँ पे एक ओनर और एम्प्लॉय का जो है रिलेशन दिख रहा है कहीं ना कहीं। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि दुकानदार जो है अपने ग्राहकों के लिए जो है पॉलिसी खरीद ले। तो ऐसा होता नहीं है, तो ऑप्शन 3 जो है वो गलत है। नेक्स्ट, आईआरडीए के दिशा निर्देशों के अनुसार व्यक्तिगत स्वास्थ्य पॉलिसियों के नवीनीकरण के लिए डैश की अनुग्रह अवधि को अनुमति दी गई है कि आईआरडीए के अनुसार जो है अगर कोई किसी भी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वास्थ्य पॉलिसी है, यानी कि इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है, और उसको वो रिन्यू कराना चाहते हैं, तो उसका जो इंटरेस्ट है वो कितने टाइम के अंदर अंदर जो है वो जो है उसे रिन्यू करा सकते हैं। ऑप्शन है 1 15 दिन, 2 30 दिन, 3 45 दिन, 4 60 दिन। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है 15 दिन। तो 15 दिन के अंदर अंदर जो है इसका नवीनीकरण कराया जाना चाहिए। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। हालांकि अस्पताल में भर्ती होने के पहले खर्चों के लिए कवर की अवधि अलग अलग बीमा कंपनी के मामले में अलग अलग होगी और ये पॉलिसी की निर्धारित होती है। सबसे आम कवर अस्पताल में भर्ती होने के डैश के लिए होता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो सवाल पूछा गया है कि अगर किसी का भी हॉस्पिटलाइजेशन होता है तो ऐसे केसेस में सबसे आम कवर अस्पताल में भर्ती होने का कितने दिन का होता है? तो इसका जो सही जवाब है वो है 30 दिन का होता है। कि आप सभी जानते हैं कि जितना भी जो दिन होते हैं, कितने दिन के लिए जो है आपकी हेल्थ को जो है कवर करेगी एक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी, तो नॉर्मली आप देखेंगे 30 दिन का जो होता है हॉस्पिटलाइजेशन के खर्चों को कवर किया जाता है। नेक्स्ट, आईआरडीए पॉलिसी धारकों के हित संरक्षण विनियम 2002 अनुसार जीवन बीमा पॉलिसी के तहत दावे को भुगतान या उस विवाद सभी प्रासंगिक कागजात और आवश्यक स्पष्टीकरण प्राप्त होने की तिथि से डैश के भीतर बताया जाएगा। तो दोस्तों आईआरडीए के नियम के अनुसार अगर कोई भी इंश्योरेंस क्लेम होता है या फिर कोई विवाद हो जाता है, यहाँ पे मान लेते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि हम जो है क्लेम नहीं देंगे और हमें लगता है कि हमें क्लेम मिलना चाहिए, तो ऐसे केसेस में जब हम लोग कोई भी केस फाइल करते हैं तो कितने दिन के अंदर अंदर जो है हमें उसका स्पष्टीकरण मिल जाना चाहिए नियमों के अनुसार? तो ऑप्शन दिया है 1 7 दिन, 2 15 दिन, 3 30 दिन, 4 30 दिन 45 डेज। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है 30 दिन। 30 दिन के अंदर अंदर जो है हमें इसका स्पष्टीकरण जो है प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट, नीचे बीमित व्यक्ति के मृत्यु की स्थिति में सभी लाभार्थियों द्वारा सामान्य मृत्यु दावे के प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों को एक सूची दी गई है। बेमेल चुनिए कि केवल दुर्घटना मृत्यु के मामले में अतिरिक्त दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। तो दोस्तों आप जानते हैं कि जब भी किसी व्यक्ति की डेथ होती है तो बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि हमें इंश्योरेंस कंपनी को जमा करने होते हैं। तो यहाँ पे सवाल में पूछा गया है कि अगर किसी व्यक्ति की दुर्घटना के अंतर्गत जो है मृत्यु हुई है तो ऐसे में कौन सा जो है एक डॉक्यूमेंट है जो कि आवश्यक रूप में होना चाहिए? ऑप्शन है 1 तहकीकात की रिपोर्ट, 2 दावा पत्र, 3 दफन या दाह संस्कार का प्रमाण पत्र, 4 अस्पताल का प्रमाण पत्र। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है तहकीकात की रिपोर्ट होनी ज़रूरी है, क्योंकि जब भी कोई एक्सीडेंट वाला केस होता है तो उसका जो है पूरा इंक्वायरी बैठता है, एफआईआर होता है, तो उसका जो रिपोर्ट है वो भी शामिल होगा तो ही जो है क्लेम दिया जाता है। बाकी रही बात कि अस्पताल हो या फिर दफन या देह संस्कार का प्रमाण पत्र तो हर किसी को मिल जाता है, बट एक्सीडेंट के केस में जो है ये तहकीकात की रिपोर्ट भी होनी ज़रूरी है। सवाल है, शंकर ने एक 10 वर्षीय यूनिट लिंक्ड बीमा योजना खरीदी है। अगर पॉलिसी परिपक्व होने से पहले उसकी मृत्यु हो जाती है तो इनमें से क्या भुगतान किया जाएगा? ऑप्शन है 1 बीमा धन या फंड मूल्य जो भी कम हो, 2 बीमा धन या फंड मूल्य जो भी अधिक हो, 3 भुगतान किए गए प्रीमियम बैंक की बचत जमा राशि की तुलना में 2% अधिक ब्याज दर की दर के साथ वापस किया जाएगा, 4 संपूर्ण मूल्य। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है कि बीमा धन या फंड मूल्य जिसमें जो अधिक हो वो दिया जाएगा। अब यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी क्योंकि मार्केट में जो है पैसे को निवेश करती है, तो हो सकता है कि फ़ंड मूल्य की जो अमाउंट है वो 11 लाख हो, वहीं पे अगर जो बीमा कवर है वो केवल 10 लाख है, तो ऐसे केस में जो फंड मूल्य क्योंकि ज़्यादा अमाउंट है वो जो है रिलीज़ कर दिया जाएगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं।
दावों को वर्गीकरण शीघ्र या गैर शीघ्र के आधार पे बेमल विकल्प को चुनें। यानी कि यहाँ पे जो जितने आपको ऑप्शन दिए गए हैं इसमें कौन सा ऑप्शन सबसे अलग है उसको आपको चुनना है। ऑप्शन है 1, मियादी बीमा योजना खरीदने के 6 महीने के भीतर जो है रम्या की मृत्यु हो जाती है। 2, मियादी बीमा योजना खरीदने के 1.5 वर्ष के भीतर मनोज की मृत्यु हो जाती है। 3, मियादी बीमा योजना खरीदने के 2.5 वर्ष के अंदर डेविड की मृत्यु हो जाती है। 4, मियादी बीमा योजना खरीदने के 5.5 वर्ष के भीतर प्रवीण की मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो होगा ऑप्शन 4, मियादी बीमा योजना खरीदने के 5.5 वर्ष के बाद जो है प्रवीण की मृत्यु हो जाती है। आप देखेंगे ऊपर दिए गए तीनों ऑप्शंस में जो है मृत्यु 3 वर्ष के अंदर अंदर होती है, तो ये जो होती हैं शीघ्र मृत्यु की क्राइटेरिया में आती हैं। वहीं पे 3 वर्ष के बाद जितनी भी मृत्यु होते हैं वो जो होते हैं गैर शीघ्र के क्राइटेरिया में आते हैं। इसलिए इन चारों ऑप्शन में से सबसे अलग ऑप्शन जो है ऑप्शन 4 कहलाएगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नीचे दिए गए कौन से मृत्यु दावे को एक शीघ्र मृत्यु दावे में माना जाएगा? ऑप्शन दिए हैं। 1, अगर पॉलिसी अवधि के 3 वर्षों के भीतर बीमा धारक की मृत्यु हो जाती है। 2, अगर पॉलिसी अवधि के 5 वर्षों के भीतर बीमा धारक की मृत्यु हो जाती है। 3, अगर पॉलिसी अवधि के 7 वर्षों के भीतर बीमा धारक की मृत्यु हो जाती है। 4, अगर पॉलिसी अवधि के 10 वर्षों के भीतर बीमा धारक की मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 1 कि अगर पॉलिसी अवधि के 3 वर्षों के भीतर अगर किसी की मृत्यु होती है तो वो जो है शीघ्र मृत्यु माना जाएगा, वरना बाकी जितनी भी मृत्यु होते हैं अगर 3 वर्ष के बाद होते हैं तो गैर शीघ्र में आते हैं। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। एक कार दुर्घटना में प्रवीण की मृत्यु हो गई। लाभार्थी मृत्यु दावे के लिए दस्तावेज प्रस्तुत करते हैं। नीचे दिए गए स्वे दस्तावेजों के एक अतिरिक्त दस्तावेज है जो स्वाभाविक मौत के तुलना में दुर्घटना मृत्यु के मामले में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। ठीक इसी तरह का एक सवाल अभी मैंने रिसेंटली आपके साथ डिस्कस किया था, तो आप देखें कि इसमें से ऐसा कौन सा डॉक्यूमेंट है जो कि दुर्घटना में हुई मृत्यु के कारण में जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1, दफन या दाह संस्कार का प्रमाण पत्र। 2, इलाज करने वाले चिकित्सक का प्रमाण पत्र। 3, नियोक्ता का प्रमाण पत्र। 4, तहकीकात का रिपोर्ट। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन 4 है वो सही जवाब है। तहकीकात की रिपोर्ट जो है सबसे इम्पॉर्टेंट होती है अगर दुर्घटना में मृत्यु होती है तो। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। महेश ने गंभीर बीमारी राइडर के साथ एक जीवन बीमा पॉलिसी खरीदी है। उसने करण के पक्ष में पॉलिसी का पूर्ण समुनिर्देशन दिया हुआ है। महेश को दिल का दौरा पड़ता है और गंभीर बीमारी राइडर के तहत 50,000 रुपये का एक दावा उत्पन्न होता है। इस मामले में भुगतान किसे किया जाएगा? तो जैसे आप देख सकते हैं दोस्तों, महेश ने जो है समुदेशन का पूरा जो भी अमाउंट मिलता है इस पॉलिसी से उसका पूरा जो हकदार होता है वो करण को बनाया है। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि अगर कोई गंभीर बीमारी हो जाती है और उसके चलते जो है उन्हें 50,000 रुपये की राशि अगर रिलीज़ भी की जाती है तो वो जो है करण के नाम पे जो है रिलीज़ की जाएगी, ना कि महेश के। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा केस जीवन बीमा कंपनी द्वारा अस्वीकृत या स्थगित किए जाने की संभावना है? ऑप्शन दिए हैं। 1, 18 वर्षीय स्वस्थ व्यक्ति। 2, एक मोटा व्यक्ति। 3, एड्स से पीड़ित व्यक्ति। 4, गृहिणी जिसकी अपनी कोई आय नहीं है। तो इसका जो दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन 3, एड्स से पीड़ित व्यक्ति की जो बीमा की अगर कोई भी क्लेम होती है उसको रिजेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा नैतिक जोखिम का एक उदाहरण है? तो नैतिक जोखिम क्या होता है ये मैं इसका जो है आपको पूरा डिस्क्रिप्शन दूंगा। पहले हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। 1, स्टंट करने के दौरान स्टंट कलाकार की मौत हो जाती है। 2, अत्यधिक मात्रा में शराब पीने वाला व्यक्ति क्योंकि वह बीमा धारक है। 3, प्रीमियम भुगतान के चूक करने वाला बीमा धारक। 4, पॉलिसी दस्तावेजों को झूठी जानकारी देने वाला प्रस्तावक। तो दोस्तों यहाँ पे नैतिक जोखिम की बात की गई है। कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि जब हम लोग जो है हेलमेट पहनते हैं तो हम लोग और ज़्यादा सेफ फील करते हैं, इसलिए और ज़्यादा तेज़ी से गाड़ी चलाते हैं, जो कि गलत बात है। ठीक इसी तरह से कुछ लोग होते हैं जो कि उन्होंने जीवन इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी होती है, इसलिए अब वो ज़्यादा रिस्क लेने के लिए जो है रेडी रहते हैं। तो यहाँ पे जो है दूसरा एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे एक व्यक्ति क्योंकि वो बीमा धारक है इसलिए और ज़्यादा क्वांटिटी में जो है वो शराब पीने लगता है, तो वो जो है एक नैतिक जोखिम का उदाहरण है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। चिकित्सा बीमा लेखन के आनुवंशिकता इतिहास का महत्व क्यों दिया जाता है? कि जब भी हम लोग जो है हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते हैं तो हमारे पेरेंट्स के बारे में पूछा जाता है कि कहीं मम्मी पापा में से किसी को डायबिटीज़ तो नहीं था या ब्लड प्रेशर का कोई इशू तो नहीं है। तो ये क्यों पूछा जाता है? ऑप्शन दिया है।
एक, अमीर माता पिता के बच्चे स्वस्थ होते हैं। 2, कुछ बीमारियां माता पिता से संतानों में जा सकती है। 3, गरीब माता पिता के बच्चे कुपोषण के शिकार होते हैं। 4, पारिवारिक परिवेश एक महत्वपूर्ण कारक होता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है दूसरा वाला कि अमीरी गरीबी से नहीं, कुछ बीमारियां होती ही ऐसी हैं जो कि माता पिता से डायरेक्टली जो है संतानों में आ जाती है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। इनमें से कौन सा विकल्प बीमा कंपनी के बीमा लेखक की भूमिका को दर्शाता है? कि बीमा लेखक यानी कि अंडरराइटर जो होता है उसका क्या रोल होता है, ये पूछा गया है। 1, दावों की कार्यवाही करना। 2, जोखिमों की स्वीकार्यता के संबंधित निर्णय लेना। 3, उत्पाद डिज़ाइन आर्किटेक्ट। 4, ग्राहक संपर्क प्रबंधक। तो दोस्तों यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा बीमा लेखक या अंडरराइटर क्या करता है। जो भी इंश्योरेंस एजेंट जानकारी देता है कि एक व्यक्ति के बारे में कि इसकी एज इतनी है, ये स्मोकिंग करता है, ये हो सकता है माइन में काम करता है, तो ये सारी जानकारियों को एक बीमा लेखक जो है पढ़ता है और डिसाइड करता है कि इस व्यक्ति को क्या मैं इंश्योरेंस पॉलिसी देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। तो जोखिमों की स्वीकार्यता संबंधी निर्णय लेने का काम जो होता है वो एक बीमा लेखक का काम होता है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। इनमें से कौन सा बीमा लेखन का निर्णय नहीं होता है? कि एक बीमा लेखक यहाँ पे निर्णय नहीं लेता। ऑप्शन है 1, मानक दरों पर जोखिम स्वीकृति। 2, जोखिम का अस्वीकरण। 3, जोखिम का स्थगन। 4, दावा अस्वीकरण। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है ऑप्शन 4 है, दावा अस्वीकरण। कि यहाँ पे किसी व्यक्ति को इंश्योरेंस पॉलिसी देनी है या नहीं देनी है, ये सब काम तो जो है बीमा लेखन का होता है। वहीं पे अगर एक बार इंश्योरेंस क्लेम आ जाए उसके बाद उसको जो है स्वीकार करना है या नहीं स्वीकार करना है, ये काम जो है बीमा लेखन का नहीं होता है। उसके लिए जो है एक अलग सा डिपार्टमेंट है, क्लेम डिपार्टमेंट जिसे कहते हैं, जो कि निर्णय लेता है कि किसी व्यक्ति को क्लेम देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। आइए दोस्तों अगले सवाल पे चलते हैं। इनमें से कौन सा एक मानक आयु प्रमाण नहीं है? 1, पासपोर्ट। 2, विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र। 3, जन्म कुंडली। 4, जन्म प्रमाण पत्र। तो दोस्तों इसमें से ऐसा कौन सा डॉक्यूमेंट है जिसे कि आप एक वैलिड बर्थ सर्टिफिकेट या फिर आयु प्रमाण पत्र की तरह नहीं यूज़ कर सकते? इसमें जो है ऑप्शन 3 जो है करेक्ट है कि जन्म कुंडली में भले ही डेट मेंशन होता है बट ये जो है गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट नहीं होता, इस वजह से ये जो है एक मानक आयु प्रमाण पत्र नहीं कहलाएगा। तो दोस्तों यहीं पे ख़त्म होता है ये वाला वीडियो। अगर आपको इस वीडियो से मदद मिली है तो इस वीडियो पे लाइक और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।